स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत और मैं हूं हरीश चोपड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में नए नए विषयों पर बातचीत करते हैं और उनसे जुड़ी हुई शख्सियतों से भी बातचीत करते हैं, उनका अनुभव हासिल करते हैं जो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। आज हम बात करेंगे भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी फॉर पीस एंड एजुकेशन की। ये विश्वविद्यालय जो है वर्चुअली काम करता है और ये बेंगलुरु से। इसके चेयरमैन कुमार राजेश हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कुमार राजेश जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। अब जबकि देश में कुछ इस तरह से वातावरण है कि यहाँ प्रतिभाएं बहुत छिपी पड़ी हैं, बिल्कुल, मतलब उन्हें ना तो रिकॉग्निशन मिलती है, ना पहचान मिलती है, ना उनको कोई सम्मान समाज में दिया जा सकता है। लेकिन ये आपकी जो यूनिवर्सिटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है वो हिडन टैलेंट को ढूंढकर उसे रिकॉग्नाइज करती है, उसे सम्मानित करती है, जिससे उनकी पहचान बनती है, समाज में पुख्ता पहचान बनती है। बिल्कुल। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं देश में। ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बहुत लोगों के अंदर ये डाउट्स रहता है कि इतनी सारी यूनिवर्सिटियों के बीच में इसकी क्या ज़रूरत है। अब आप देखेंगे जैसे इंडिया में यूजीसी एक्ट है, तो जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं इंडिया में मोस्टली वो यूजीसी एक्ट के अंदर आती है, तो उनकी एक सर्टेन लिमिटेशन हो जाती है और वो अपने दायरे से बाहर आकर के कुछ करना चाहती है तो नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास एक गाइडलाइंस है, उसी के अंदर उनको काम करना होता है। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी अभी चूँकि ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है और नया कॉन्सेप्ट है इंडिया के लिए, इसमें क्या होता है कि ये यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी के अंडर में गाइडलाइंस से गवर्न नहीं होती है, तो इनका अपना सेल्फ रेगुलेटरी एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये काम करती है। तो ये यूनिवर्सिटी जो है जैसे इसी कॉन्सेप्ट पे लेकर के आई कि हमारे यूजीसी का कोई हमारे ऊपर इनफैक्ट एक बंदिश बोलें या बंधन बोलें या एक रेगुलेशन नहीं है, तो फ्रीली काम कर सकती है जी। तो इसलिए क्या है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई इनफैक्ट आज से 6 साल पहले बैंगलोर में जी, जिसमें ये पर्पस होता है कि हम अलग अलग फील्ड्स के जो हिडन टैलेंट्स हैं उसको हम बाहर निकालें और उसको रिकॉग्नाइज करें और उसके अंदर एक प्रोत्साहन, एक सपोर्ट, एक मोटिवेशन जो होती है वो हम उनको दें, जिससे कि वो अपने काम को और अच्छी तरह से करें, अपने हुनर को और निखारें, जिससे कि हमारे देश के डेवलपमेंट में, देश के विकास में उनका एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आए, जो कि दूसरी जो यूनिवर्सिटियां हैं वो ये नहीं कर पाती है। तो ये पर्पस था कि हमने भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी फॉर पीस एंड एजुकेशन बैंगलोर में एस्टेब्लिश किया। अच्छा, आपने सेल्फ रेगुलेटरी की बात की है। देखो, आप शिक्षण संस्थाओं के लिए नियामक संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, वो उन्हें वित्त भी प्रदान करती है, वित्तीय सहायता भी देती है, ग्रांट भी देती है। जब आपके लिए कोई नियामक नहीं है, आपका सेल्फ रेगुलेटरी हैं आप, तो यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए वित्तीय व्यवस्था कैसे करते हैं आप? ये यूनिवर्सिटी जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन से चलती है। अच्छा। जैसे हम लोग किसी को हिडन टैलेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अमाउंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि हमारी इनफैक्ट स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत होती है। जैसे आप मान लीजिए एंकरिंग कर रहे हैं, आप 20 साल से एंकर हैं, लेकिन बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है, तो हमने आपको डॉक्टरेट से सम्मानित किया, तो आप फिर उसको कुछ अपने वॉलंटरी जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे विपासना सेंटर आप देखेंगे कि पब्लिक कंट्रीब्यूशन से चल रहा है, उसको कोई डोनेशन के बेसिस पे चल रहा है, उसका कोई अपना फंड जनरेटिंग सोर्सेज नहीं है। उसी तरह से इसमें भी है कि पब्लिक डोनेशन से चलता है, जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं वो अपना वॉलंटरी जितना भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो करता है। उसी बेसिस पे हम इसको डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट कोने में जा करके और उनके जो हिडन टैलेंट्स होते हैं उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उनसे जो डोनेशंस बन पड़ता है वो इसको दे करके और लाभान्वित होते हैं। अच्छा, हिडन टैलेंट की तलाश कैसे की जाती है? हमारे पास डिफरेंट मीडियम्स हैं। एक तो हमारे पास चैनल नेटवर्क्स बना हुआ है पैन इंडिया लेवल पे, उसमें बड़े बड़े प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स या एकेडमिशियंस या डिफरेंट फील्ड्स के लोग जुड़े हुए हैं। इसमें लगभग 35 लोग से अभी तक सेलेक्टेड हैं, जिसमें एजुकेशन लाइन से कुछ लोग हैं, जिसमें आपके मीडिया के लाइन से भी लोग हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जो काफ़ी कुछ एग्रीकल्चर में इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के आए हैं, तो उनको भी हम एकोमोडेट करते हैं। ऐसे लोगों को हम इनफैक्ट रिकॉग्नाइज करते हैं और अवार्ड देते हैं। तो उनके जो एक्सपीरियंस है प्योरली एक्सपीरियंस बेस्ड है, उसमें हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं देखते हैं। आपका जो रिसर्च वर्क है, आपने 20 साल या 15 साल किसी फील्ड में लगाए हैं, उस फील्ड को वैल्यूएट करके कि हाँ ठीक है, आपका दैट 15 ईयर्स इज इक्विवेलेंट टू 3 ईयर्स ऑफ रिसर्च वर्क इन PhD, तो उसको इक्वेट करके और फिर हम आपको डॉक्टरेट की उपाधि देते हैं।
जिससे कि आप अपने फील्ड में एक सम्मान पा सकते हैं। इसको इनफैक्ट हिंदी में आप बोलें तो ऑनरेरी PhD बोलते हैं, जो सम्मान के लिए दी जाती है। इसको हिंदी लिटिल वर्ड है मानक। ये मानक उपाधि दी जाती है जिससे कि आपको मान लिया जाता है कि आप इस फील्ड में डॉक्टरेट के बराबर हो, या आपका जो रिसर्च वर्क है वो 3 साल के एकेडमिक रिसर्च वर्क के बराबर हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि लोगों में हम पैन इंडिया लेवल पे जाते हैं, डिफरेंट फील्ड्स में लोग काम कर रहे हैं। जैसे कोई आयुर्वेदा नेचुरोपैथी में कर रहा है जी। जैसे आपने देखा होगा कि एक टीवी पर बहुत मशहूर व्यक्ति हैं जो आयुर्वेदा नेचुरोपैथी के आते रहते हैं, लेकिन उनके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है उतना। या रामदेव को ही ले लीजिए, रामदेव के पास भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कोई मास्टर और वो 3 साल की जो एकेडमिक PhD होती है वो नहीं कर सकते। तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है भारत के इनफैक्ट संदर्भ में या भारत के लोगों में बहुत बड़ी है, जो शायद आज तक किसी एकेडमिशियन या एकेडमिक PhD होल्डरों ने नहीं दिया। तो उसको देखते हुए हम ऐसे लोगों को सम्मानित कर देते हैं डॉक्टर से कि वो ही दे आर मोर देन अ डॉक्टर। तो जिससे कि वो उनके अंदर भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट की फीलिंग आए कि चलो ठीक है, आई एम ऑल्सो द हाईएस्ट डिग्री क्वालिफाइंग होल्डर, यू नो। तो इससे क्या होता है कि उनके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है, पूरी ओवरऑल कंट्री में पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है, और लोगों में एक नेचुरल बोलते हैं या बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन जो कहते हैं, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है। या इसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ करती है यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी मेनली फोकस करती है इसी पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फील्ड है, इंडिया भी वास्ट कंट्री है। तो उस केस में हम अलग अलग लोगों के पास जाना, ढूंढना, उनको तलाश करना, अपने नेटवर्क को मोबिलाइज करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बाकी डिग्री जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, वो जैसे 12th की या आपकी ग्रेजुएशन की, वो सब की डिग्री नहीं देते हैं क्योंकि उसका अभी तक नॉर्म्स डिफाइन नहीं हुआ। बट अभी इनफैक्ट कंट्री में जैसे मैंने सुना है HRD मिनिस्टर जो अपने प्रधान जी हैं वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी पर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उस पर कुछ रेगुलेशंस की बात या फिर उस पर कोई बिल्स लाने की बात चल रही है, जिससे कि आप अपने UGC के परव्यू से बाहर जा करके आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कीजिए और देश के विकास में कंट्रीब्यूट कीजिए। तो वो चीज़ें अभी चल रही हैं इंडिया में। अच्छा, कोरोना पैंडेमिक में मुझे वर्चुअल शब्द बहुत ही लोकप्रिय हुआ, वर्चुअल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, या बहुत कुछ ऐसा हुआ कि अब वेबिनार भी हम देख रहे हैं, वो भी इसी तरह से हर चीज़ वर्चुअल हो रहा है। वर्चुअल हो रहा है, तो वर्चुअल की को क्या एक विकल्प मान लिया जाए इस समाज में कि ऐसी परिस्थितियों में ये काम ऐसे हो सकता है? देखिए, वर्चुअल की जहाँ तक बात है ना, कि पहले जो ट्रेडिशनल मोड होता था उसमें वो सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाते थे। मार्केट एक बहुत बड़ा साइज़ है, चाहे किसी भी कंट्री का आप ले लें, और एक्सपेक्ट करेंगे कि दिल्ली में एक बहुत अच्छा स्कूल खोल दिए और आपको जम्मू से बच्चे आके पढ़ाई कर लें, कहीं और से कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट ये पॉसिबल ज़रूर है कि दिल्ली में एक वर्चुअल स्कूल खोला जाए और जम्मू और कश्मीर के लेह लद्दाख में बैठे बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा सके, वही क्वालिटी एजुकेशन जो आप दिल्ली वालों को दे रहे हैं। तो वर्चुअल एक इतना बड़ा मीडियम है, और पेंडेमिक आने के बाद और ज़्यादा हो गया है कि आप पूरी मतलब कंट्री और वर्ल्ड एट लास्ट आप उसको कवर कर सकते हैं। मेरा अंतिम सवाल ये है कि क्या वर्चुअल शब्द को या वर्चुअल जो भी साधन अब बने हैं एजुकेशन के, क्या उनको एक तरह से स्कूली शिक्षा या क्लासरूम शिक्षा का एक विकल्प मान लिया जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अब तो ऐसे हालात बन गए हैं और ऐसे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं कंट्री में कि जहाँ पे स्मार्टफोन्स नहीं थे वहाँ स्मार्टफोन आ गया, जहाँ लैपटॉप नहीं थे लैपटॉप आ गया। तो एक जो सपोर्टिंग टूल्स है जो इसके लिए वर्चुअल एजुकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वो तकरीबन हिंदुस्तान के हर कोने में आ गया है। अब मोदी जी का विजन ये है कि हर गाँव तक ब्रॉडबैंड पहुँचाया जाए, वो सारी चीज़ें हैं। तो जब गांव में ब्रॉडबैंड पहुंच जाएगी तो फिर डेटा कनेक्टिविटी को सबकी प्रॉब्लम्स रहेगी नहीं। तो वर्चुअल ही सबसे ज़्यादा वायबल और बेस्ट यू कैन कॉल इट और क्वालिटी फोकस्ड एजुकेशन सिस्टम दे सकता है। भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी फॉर पीस एंड एजुकेशन की हम सफलता की कामना करते हैं कि वो अपनी सफलता के आयाम स्थापित करते रहे। तो कुमार जी आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया हमें और सम्मानित किया, थैंक यू सो मच। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।